हाँ जी, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10A देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10A में कहा हुआ है लेट A and B आर टू इवेंट्स इन सैम्पल स्पेस सच दैट probability A 3 divided by 4, probability B 1 divided by 4 and probability A union B is equal to 5 divided by 6. Find A intersect B की probability। ठीक है, हमसे probability जो पूछी गई है वो A intersect B की पूछी गई है, जबकि हमें ये थ्री प्रोबेबिलिटीज हमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी A 3 डिवाइड बाई 4, प्रोबेबिलिटी B 1 डिवाइड बाई 4 और प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6। और हमें जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो है A इंटरसेक्ट B की। तो हमने सॉल्यूशन लिख के फॉर्मूला अप्लाई किया, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B। और ये फॉर्मूला जो है ये है जॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी A प्रोबेबिलिटी B बताई गई है। ठीक है, और यूनियन B की भी A यूनियन B की भी दी गई है और हमसे A इंटरसेक्ट B की मांगी गई है। तो इस तरीके का जब डेटा दिया जाता है तो वो जॉइंट का फॉर्मूला मतलब हम अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो हमने जॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हमने लिखा कि भाई प्रोबेबिलिटी A यूनियन B तो हमारे पास है 5 डिवाइड बाई 6 इजिकल टू प्रोबेबिलिटी A हमारे पास है 3 डिवाइड बाई 4 प्लस प्रोबेबिलिटी B भी हमारे पास 1 डिवाइड बाई 4 माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B की प्रोबेबिलिटी हमारे पास नहीं है, तो हमने उसको ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करा कि भाई हमें प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B चाहिए, तो हम उसको इजिकल टू से पहले लिया है और इजिकल टू से पहले जो प्रोबेबिलिटी थी वो उसकी जगह चली गई। ठीक है, क्योंकि ये दो फ्रैक्शन है हमारे पास। ठीक है, और इजिकल टू से पहले जो है वो भी फ्रैक्शन ही है, तो उसको हम फ्रैक्शन के साथ ही लाएंगे। ठीक है, और हमें जो मालूम करना है वो हम उसकी जगह ले जाएंगे जिस फ्रैक्शन को हम यहाँ लेके आ रहे हैं। तो इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B जो है ना वो इजिकल टू से पहले आ जाएगा और इस फ्रैक्शन को हम A इंटरसेक्ट B की प्रोबेबिलिटी की जगह ले जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B यहाँ आ गया इजिकल टू 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 5 डिवाइड बाई 6। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का फ्रैक्शन था, यहाँ आके ये माइनस का हो गया। इस तरीके से ये माइनस का प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्ट B था, यहाँ जाके प्लस का हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये वैल्यू सेट हो गई हैं। अब हम इसको जो है वो प्लस माइनस जो भी हमें करना होगा वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू ऐसे ही रहा। अब देखें, जब भी फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस माइनस का साइन होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब जाके वो फ्रैक्शन जो है वो सॉल्व होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक ये भी बात है, अगर फ्रैक्शन हो प्लस माइनस का साइन हो और नीचे के डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उनको एक जगह करके लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन फ्रैक्शन हमारे सामने है। ठीक है, और दो फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है उसको हमने एक जगह करके लिखा और ऊपर की जो इनकी वैल्यूज हैं उनको प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस हो रहा था तो 3 + 1 इसको ऐसे का ऐसे रहा और ये माइनस का 5 डिवाइड बाई 6 ऐसे आया, क्योंकि ये बिल्कुल अलग फ्रैक्शन था। इनके डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने इनके डिनोमिनेटर बिल्कुल एक जगह करके लिख दिए, ऊपर की वैल्यूज को इस तरीके से प्लस में कर दिया, -5 डिवाइड बाई 6 ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू 3 + 1 4 ऐसे का ऐसे आ गया, -5 डिवाइड बाई 6 ऐसे का ऐसे आ गया। अब यही बात आ गई, ठीक है, कि अब यहाँ पे दो फ्रैक्शन आ गए। ठीक है, दो फ्रैक्शन है, बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर नीचे सेम तो है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। जब भी दो फ्रैक्शन हो, बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है जब भी उन फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू ऐसे ही रहा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है, जैसे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है मल्टीप्लाई करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये तरीका है। तो 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, माइनस का साइन ऐसी का ऐसी आएगा और 4 × 6 = 24, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। ठीक है, और ये अपॉन का साइन डाल दिया हमने। प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू ऐसे का ऐसे आएगा, 24 - 24, 24 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24,
तो हमारा आंसर हो 1/6। आप इसको पॉइंट में भी ला सकते हैं, मतलब 1 को डिवाइड कर देते 6 से, ठीक है। या आप इस तरीके से फ्रैक्शन में अगर चाहें तो फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, या अगर आप पॉइंट में लाना चाहें तो आप पॉइंट में भी ला सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10A जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10B देख लेते हैं। 10B में बिल्कुल एज इट इज वही है, थोड़ा बस चेंज है। गिवन दैट इवेंट्स A and B आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट। A and B जो हमें ये इवेंट्स दिए गए हैं ये इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी A और प्रोबेबिलिटी B, फाइंड A यूनियन B। अच्छा, अगर देखा जाए तो A यूनियन B जो है वो ज्वाइंट और डिसज्वाइंट में जो है वो यूज होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर ज्वाइंट हमें इवेंट्स दी जाए उनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जब A यूनियन B जो है हम यूज करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स में तो A इंटरसेक्ट B यूज होता है, मतलब A इंटरसेक्ट B के फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, A यूनियन B के तो नहीं होते। A यूनियन B के तो सिर्फ ज्वाइंट या डिसज्वाइंट में यूज होते हैं। तो अगर ऐसा हो कि हमें डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए जाएं और हमसे A यूनियन B पूछा जाए, ठीक है ना, A यूनियन B पूछा जाए तो हम पहले प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B निकालेंगे, फिर जाके हम A यूनियन B पर आएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी भी आपके पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए जाएं और प्रोबेबिलिटी A यूनियन B पूछा जाए तो आप पहले A इंटरसेक्ट B की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर जाके A यूनियन B जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डेटा में हमने लिखा प्रोबेबिलिटी A 0.3, प्रोबेबिलिटी B 0.6। सॉल्यूशन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू, जब हमारे पास डेटा में से प्रोबेबिलिटी A और प्रोबेबिलिटी B दी जाए तो A इंटरसेक्ट B कैसे कैलकुलेट होता है, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी B। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा जब हमारे पास सिर्फ A और B के प्रोबेबिलिटी दी जाती है। प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A है 0.3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी B है 0.6। आपस में इसको मल्टीप्लाई करा तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B आई है मेरे पास 0.18। ये प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B की आ गए। अब मैं A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगी। तो बिल्कुल जब आपके पास प्रोबेबिलिटी A हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी B हो, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B भी आपने कैलकुलेट कर लिया हो, तो फॉर्मूला जो अप्लाई होगा प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B। ये ज्वाइंट का फॉर्मूला अप्लाई होगा। प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A थी हमारे पास 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी B थी हमारे पास 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B जो हमने कैलकुलेट करी है वो हम लिख देंगे 0.18। हमने इसको प्लस किया, 0.3 को प्लस करा 0.6 से और माइनस कर दिया 0.18 से, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी A यूनियन B आई 0.72, ठीक है। तो कभी भी आपके पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए जाए A यूनियन B पूछा जाए तो आप पहले इंटरसेक्ट B की A इंटरसेक्ट B की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर आप A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी पे आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया है। इसका A पार्ट भी हो गया है और इसका ये B पार्ट भी हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 देख लेते हैं। 3 fair coins are tossed. What is the probability of getting exactly one head, all heads or all tails, at least one head, ठीक है। 3 fair coins जो है वो टॉस की गई हैं, वो पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर एग्जैक्टली वन हेड आया हो, या ऑल हेड्स आए हों, या ऑल टेल्स आए हों, या एटलीस्ट वन हेड आया हो। तो वन बाय वन हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले सैम्पल स्पेस होना ज़रूरी है। सैम्पल स्पेस हमारे पास जो होना ज़रूरी है जब जाके ही प्रोबेबिलिटी पे आएंगे। कभी कभार देखिए यहाँ पर सवाल में आपको कहीं दिख रहा है कि उन्होंने सैम्पल स्पेस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया हो, नहीं ना। ठीक है, तो सवाल में वो हमसे सैम्पल स्पेस नहीं मांगेंगे, हमें ये खुद करना है, ठीक है। सैम्पल स्पेस जो है वो हमें खुद बनाना है, वो सवाल में हमसे नहीं पूछेंगे। तो सैम्पल स्पेस किस तरीके से बनेगा, जैसे किस चीज़ की बात की गई हो तो उसके रिजल्ट्स देखते हैं कि उसके रिजल्ट्स कितने आए होंगे। जैसे यहाँ पे क्विंस की बात की गई है, ठीक है, यहाँ पर हमसे क्विंस की बात की गई है, तो अगर हम एक क्विन टॉस करते हैं तो उससे कितने रिजल्ट्स आते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। मतलब एक अगर क्विन है तो उसके दो रिजल्ट्स आ सकते हैं, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो इस तरीके से हमने लिखा कि भाई मैंने एक क्विन टॉस किया तो उसके दो रिजल्ट, सैम्पल स्पेस लिखेंगे, सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू एक क्विन टॉस किया तो मेरा रिजल्ट आया 2, लेकिन यहाँ पे 3 क्विन टॉस की गई हैं तो मैंने लिखा भाई एक क्विन टॉस किया तो उसके दो रिजल्ट्स आए, फिर दूसरा क्विन टॉस किया तो उसके भी दो रिजल्ट्स आए,
फिर तीसरा कोइन टॉस किया तो उसके भी 2 रिजल्ट्स आए। इन तमाम रिजल्ट्स को आपस में माइनस कर देंगे, वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका सैम्पल स्पेस आएगा 8। मतलब कोइंस की बात की गई है, उनके रिजल्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सैम्पल स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो एक जब हम कोइन टॉस करते हैं तो उसका 2 रिजल्ट्स आते हैं, हेड आता है या टेल आता है। इसी तरीके से जब मैंने दूसरा कोइन टॉस किया तो उसके भी 2 रिजल्ट्स ही आए होंगे, और तीसरा कोइन जब मैंने टॉस किया तो उसके भी 2 रिजल्ट्स आए होंगे। तो इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई करा तो सैम्पल स्पेस आया मेरा 8। अब मैं सैम्पल स्पेस बनाऊंगी। सैम्पल स्पेस किस तरीके से बनाऊंगी, जैसे कि मैंने 3 कोइन टॉस की गई हैं, तो मैंने पहले लिखा कि भाई तीनों में हेड आए, तो मैंने हेड 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 लिख दिया। फिर मैंने कहा तीनों में टेल आया, मैंने टेल 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 लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने लिखा हेड टेल हेड आया होगा, टेल हेड टेल आया होगा, हेड हेड टेल आया होगा, टेल टेल हेड आया होगा, या हेड टेल टेल आया होगा, या टेल हेड हेड आया होगा। ये मैंने 8 बना लिया। अच्छा, सैम्पल स्पेस जो हमारा आंसर आएगा उतने ही हमें ये सैम्पल स्पेस बनाने हैं। जैसे कि 8 उन्होंने कहा है तो 8 से ना ज़्यादा ना 8 से कम। ठीक है, 8 सैम्पल स्पेस हमारा आया है तो मैंने 8 ही ये ब्रैकेट्स बनाए कि ये जो मतलब इसका मतलब ये होता है कि बस ये हैं जो आ सकता है। मतलब 3 कोइन अगर मैंने टॉस की हैं तो यही रिजल्ट्स हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, मतलब 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते ना 8 से कम आएंगे, एग्जैक्टली 8 ही आ सकते हैं। तो इस तरीके से सैम्पल स्पेस बनता है। फिर 1 बाय 1 हम क्वेश्चन में से जो इवेंट्स लेते जाएंगे और हम सॉल्व करते रहेंगे। तो सबसे पहले इवेंट ए जो था हमारा एग्जैक्टली 1 हेड था। एग्जैक्टली 1 हेड मतलब अगर मैंने 3 कोइन टॉस करी हैं तो एक हेड तो उसमें लाजमी आए। मैंने यहाँ से जो ब्रैकेट लेने हैं वो वाले ब्रैकेट में लूँगी जिसमें एक हेड लाजमी हो, ना एक हेड से कम ना एक हेड से ज़्यादा, एक हेड लाजमी हो। तो मैंने यहाँ से जो ब्रैकेट लिया तो मैंने इवेंट ए इजिकल टू एग्जैक्टली 1 हेड लिखा, प्रोबेबिलिटी ए इजिकल टू, अब यहाँ से ब्रैकेट पिक करूँगी तो यहाँ पर जो है वो एक हेड ये रहा। ठीक है, इसमें मतलब ये जो ब्रैकेट्स है ये बता रहा है कि 2 कोइन में टेल आया और 1 कोइन में हेड आया, तो मैं ये वाला ब्रैकेट ले लूँगी क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली 1 हेड का है कि वो ब्रैकेट्स आप लें जिसमें 1 हेड हो। तो मैंने ये 1 हेड ले लिया। अब मैं देखूंगी और कोई ब्रैकेट जिसमें 1 हेड हो, इसमें भी मतलब इसमें भी 2 कोइंस में टेल आया 1 कोइन में हेड आया, मैंने ये वाला ब्रैकेट भी ले लिया। और मैंने ये वाला ब्रैकेट भी ले लिया क्योंकि इसमें भी 1 हेड है और 2 टेल है, इसलिए बाकी सब में ज़्यादा हेड है। बस मैंने यहाँ से वो ब्रैकेट्स ले लिए जिसमें सिर्फ 1 हेड हो, एग्जैक्टली 1 हेड, ना 1 हेड से ज़्यादा ना 1 हेड से कम। तो प्रोबेबिलिटी ए में, अच्छा प्रोबेबिलिटी में हम क्वांटिटी शो करते हैं। ठीक है, अब मैंने प्रोबेबिलिटी ए में वहाँ से 3 ब्रैकेट्स जो हैं वो पिक करें, तो इनकी क्वांटिटी कितनी 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 3। फिर मज़ीद सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन एस। एन ए का मतलब जो प्रोबेबिलिटी ए है उसकी क्वांटिटी रखनी है और जो सैम्पल स्पेस है उसकी क्वांटिटी। ए और एस जो है, ए मतलब जो प्रोबेबिलिटी ए है और एस मतलब जो सैम्पल स्पेस है, मतलब इन दोनों की क्वांटिटी को आपस में डिवाइड करना है। तो एन ए मतलब ये हुआ हमारा 3 और एन एस मतलब सैम्पल स्पेस हुआ 8। 3 8 मतलब किसी टेबल से कट नहीं रहा तो इसको फ्रैक्शन में, अच्छा ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी है ना वो फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं हम, आपकी मर्जी है, अगर आप इसको पॉइंट में लाना चाहे तो आप ला सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन में छोड़ दिया ऐसे। ठीक है, कटिंग हो रही हो तो कर दिएगा, वरना इसको फ्रैक्शन में छोड़ दिएगा, या आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब पॉइंट में भी ला सकते हैं। तो 3 8 नहीं कट रहा था इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। अब इवेंट बी में जो बात की है वो ऑल हेड्स और ऑल टेल्स की बात की है। मतलब एक ही इवेंट में उन्होंने 2 बातें की हैं, या तो जो भी मैंने 3 कोइन टॉस करें तो वो सारे हेड्स आए हैं, या तो सारे जो हैं वो टेल आए। मतलब एक ही इवेंट में 2 बातें की हैं। तो जब एक ही इवेंट में 2 बातें की जाएं और बीच में और का साइन हो तो वो या तो जॉइंट होते हैं या तो वो डिसजॉइंट होते हैं, और ये हमें प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के बाद पता चलता है। तो सबसे पहले हम ऑल हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर हम ऑल टेल्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इवेंट बी इज इक्वल टू ऑल हेड्स और ऑल टेल्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, अच्छा ऑल हेड्स की जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसको पी ए का नाम देंगे और जो ऑल टेल्स की निकालेंगे उसको प्रोबेबिलिटी बी का नाम देंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ से वो ब्रैकेट्स पिक करूंगी जिसमें मतलब 3 क्वीन मैंने टॉस किया तो तीनों में हेड, मतलब ऑल हेड्स का मतलब तीनों क्वीन में हेड आया हो। तो ऐसा तो एक ही ब्रैकेट है जो तीनों में हेड आया, तो मैंने सिर्फ ये ही ले लिया। बाकी कोई भी ऐसा ब्रैकेट नहीं है कि तीनों में हेड आया हो, तो मेरे पास सिर्फ ये एक ही ब्रैकेट है, मैंने एक ब्रैकेट लिख दिया। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 हुआ कि मेरे पास सिर्फ 1 ही है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन एस, एन है हमारा हुआ 1
और NS हमारा हुआ 8, ठीक है। अच्छा, जब भी ज्वाइन या डिसज्वाइन की बात आएगी ना, तो आपने जैसे कि यहाँ पे मैंने ये फ्रैक्शन में छोड़ दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे ये भी कहा था कि भाई अगर आप चाहें तो उसको पॉइंट में ला सकते हैं, लेकिन जब आपके पास ज्वाइन या डिसज्वाइन के इवेंट्स आए ना, तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर कटिंग भी हो रही होगी तो आप कटिंग भी नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों इवेंट्स सॉल्व करेंगे, जैसे कि ऑल हेड्स ऑल टेल्स है, मैं ये दोनों इवेंट्स जो है वो सॉल्व करूंगी, ठीक है। और इनकी अगर कटिंग हो रही, जैसे कि यहाँ पर 2 8 होता तो वो तो कट हो रहा होता है ना, तो मैं कट नहीं करती, ठीक है। जब भी आपके पास ज्वाइन डिसज्वाइन के इवेंट्स आएंगे ना, मतलब आपके पास, तो आप कटिंग नहीं करिएगा, पहले आप जो है ना वो इस तरीके से सॉल्व करिएगा। और जब क्योंकि ये ज्वाइन और डिसज्वाइन के जो इवेंट्स होते हैं ये आगे जाके और सॉल्व होते हैं, इसलिए अगर कटिंग भी हो रही हो तो कटिंग नहीं करिएगा। इसलिए मैंने बस वैल्यूज पुट कर ली कि NA की जगह मैंने 1 लिख दिया, NS की जगह मैंने सैम्पल स्पेस की क्वांटिटी लिख दी और यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया। अब मैं ऑल टेल्स की प्रोबेबिलिटी निकालूंगी, उसको मैं प्रोबेबिलिटी B का नाम दूंगी। प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू, अब यहाँ से मुझे वो ब्रैकेट्स लेने हैं जिसमें तीनों में टेल्स आया, क्योंकि ऑल टेल्स की बात की है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रैकेट है जिसमें तीनों में टेल्स है, तो मैं यही ब्रैकेट ले लूंगी। प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू 1 ही है मेरे पास। प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू N भी हुआ, ये NS का मतलब जो सैम्पल स्पेस का टोटल है 8 और ये 18। अब मुझे ये बताइए कि ऑल हेड्स की मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर मैंने ऑल टेल्स की प्रोबेबिलिटी निकाली, इसमें अगर कोई कॉमन बात है तो ये ज्वाइंट है, अगर इसमें कोई कॉमन बात नहीं है तो ये डिसज्वाइंट है। तो इसमें कोई कॉमन बात है ही नहीं, वो हेड्स की बात की गई है, यहाँ पे टेल्स की बात की गई है, कोई ऐसी यहाँ पर चीज नहीं नजर आ रही है जिससे हमें ये लगे कि हाँ भाई ये कॉमन है, ठीक है ना। हेड्स बिल्कुल एक अलग चीज है, टेल्स एक बिल्कुल अलग चीज है, तो इसका मतलब इन दोनों में कोई, मतलब ये जो एक ही इवेंट में हमसे दो बातें पूछी गई ऑल हेड्स ऑल टेल्स की, इसमें कोई कॉमन बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों इवेंट्स हमने सॉल्व करें ये डिसजॉइंट है। तो हमने लिखा कि प्रोबेबिलिटी A एंड प्रोबेबिलिटी B आर डिसजॉइंट इवेंट्स, और डिसजॉइंट जब इवेंट्स होते हैं तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B। डिसजॉइंट का ये फॉर्मूला होता है, अगर जॉइंट होता तो माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B। अच्छा, उसका करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो ये डिसजॉइंट इवेंट्स है, इसलिए हमने फॉर्मूला ये वाला अप्लाई किया। प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A हमारे पास जो था वो 18 था, ठीक है, 18 लिख दिया, प्लस प्रोबेबिलिटी B हमारे पास 180 था, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर सेम है, जब फ्रैक्शन हो, बीच में प्लस माइनस का साइन हो और डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको एक जगह करके लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम थे, इसको एक जगह करके लिख दिया, ऊपर वाली वैल्यूज को प्लस कर दिया, 1 + 1 इज इक्वल टू 1 + 1 हो गया 2 और ये 8 ऐसे आ गया, 2 1 2 2 4 8, तो इसका आंसर आ गया 14। तो ये हमारा डिसजॉइंट वाला सॉल्व हो गया, ठीक है, कि अगर डिसजॉइंट हो, दो इवेंट्स दिए गए हों और वो डिसजॉइंट हो तो उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपके पास जॉइंट डिसजॉइंट के इवेंट्स आएंगे तो आप जब इवेंट्स सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपने कटिंग भी अगर हो रही हो तो उसको सॉल्व नहीं करना, बस आपने यहाँ मतलब जब इस मतलब जब आप यहाँ पर आ जाएंगे ना कि अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम NA और NS में, ठीक है ना, तो बस आपने वैल्यूज पुट करनी है और मजीद इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके फिर हम ये चीज़ देखते हैं कि ये जॉइंट है या डिसजॉइंट है, फिर ये आगे जाके फार्मूला अप्लाई होता है और फिर दोबारा से वही वैल्यूज हम फार्मूले में पुट करते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम ये जो यहाँ पे वैल्यूज रखी जाएंगी ये बस पुट कर दिएगा, इसको सॉल्व नहीं करिएगा। अगर कटिंग भी हो रहा हो तो कटिंग नहीं करिएगा, ठीक है। तो और ये वाला जो इवेंट B था इसमें दो बातें की गई थी, दोनों बातें हमने देखी, दोनों में कोई कॉमन बात नहीं थी, इसलिए डिसजॉइंट इवेंट्स कहा हमने इन्हें और ये मजीद सॉल्व कर दिया हमने इसको, ठीक है। डिसजॉइंट का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B। इवेंट C जो था हमारे पास वो था एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम 1 हेड हो, 1 से कम ना हो, 1 से ज़्यादा हो तो चल सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से वो ब्रैकेट लेने हैं जिसमें 1 होगा, मतलब हेड 1 हेड होगा, और 1 से कम ना हो, 1 से ज़्यादा हो तो चलेगा। तो यहाँ से ब्रैकेट्स हम कौन से लेंगे, जिसमें 1 हेड होगा, और जो 1 से ज़्यादा हेड वाले ब्रैकेट्स होंगे हम वो भी ले सकते हैं, ठीक है।
मतलब एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम 1 हो, 1 से कम ना हो, 1 से ज़्यादा हो तो चलेगा। तो यहाँ से वो ब्रैकेट्स पिक करने हैं जिसमें 1 हेड होगा, और 1 से अगर ज़्यादा भी होंगे तो वो भी चलेंगे। तो जैसे कि ये वाला ब्रैकेट मैं लूँगी क्योंकि इसमें 1 से ज़्यादा है, ठीक है, इसमें तो है ही नहीं क्योंकि उन्होंने बोला कि 1 तो लाजमी होना चाहिए, तो मैं ये वाला ब्रैकेट नहीं लूँगी। मैं ये वाला ब्रैकेट भी लूँगी क्योंकि इसमें 1 से ज़्यादा है, इसमें 1 है, ये ब्रैकेट भी लूँगी, इसमें 1 से ज़्यादा है, ये भी ब्रैकेट लूँगी, इसमें 1 है, ये भी लूँगी, इसमें भी 1 है, ये भी पिक करूँगी, और ये इसमें 2 हेड है, 1 से ज़्यादा है तो ये भी पिक करूँगी। तो इन तमाम ब्रैकेट्स में से सिर्फ ये वाले ब्रैकेट्स को हम छोड़ के ये तमाम ब्रैकेट्स हम ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने ये तमाम ब्रैकेट्स ले लिए कि इसमें 3 हेड थे, इसमें 2 हेड थे, इसमें 1 हेड था, इसमें 2 हेड थे, इसमें 1 हेड था, इसमें 1 हेड था, इसमें 2 हेड थे, ठीक है। मतलब मैंने 1 हेड वाले ब्रैकेट्स भी ले लिए और जिसमें 1 से ज़्यादा हेड्स थे मैंने वो वाले ब्रैकेट्स भी ले लिए। तो इनकी जो क्वांटिटी आई वो 7 आई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सी करके हम सारे ब्रैकेट्स लिख लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू इनकी क्वान्टिटी लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू एन सी डिवाइडेड बाय एन एस, ठीक है। तो एन सी का मतलब ये 7 जो प्रोबेबिलिटी हम निकाल के आए, ये एन एस का मतलब जो सैम्पल स्पेस का टोटल आंसर है 8, ठीक है। ये हमने 8 ले दी, ये कटिंग नहीं हो रहा है इसलिए मैंने यहीं पर स्टॉप कर दिया, आप चाहें तो इसको पॉइंट में ला सकते हैं, ठीक है। और याद रहे जब आप ये इस पोजीशन में आएंगे ना, तो यहाँ पे जैसे कि प्रोबेबिलिटी सी है तो आप एन सी लिखेंगे, अगर ये प्रोबेबिलिटी बी है तो यहाँ एन बी होगा, और अगर ये ए है, जैसे प्रोबेबिलिटी ए है तो एन होगा, ठीक है। जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी ए बी सी डी होता रहेगा इसी तरीके से एन के साथ ये अल्फाबेट चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ किंग, अ डायमंड, नॉट अ फेस कार्ड, ब्लैक कार्ड, ठीक है। 52 कार्ड्स में से 1 कार्ड ड्रॉन हुआ है, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि वो कार्ड किंग है, वो कार्ड डायमंड है, वो कार्ड जो वो फेस कार्ड नहीं है, बाकी किसी भी मतलब जो 52 कार्ड्स हैं उनमें से सारे मतलब वो कार्ड्स हो सकता है, मतलब 52 कार्ड्स में से जितने भी कार्ड्स हैं ना वो एक कार्ड उसमें से हो सकता है, लेकिन बस वो फेस कार्ड नहीं है और वो ब्लैक कार्ड होता है, ठीक है। अब 1 बाय 1 प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले सैम्पल स्पेस की जरूरत है। कभी भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी वो पूछें तो हमें सैम्पल स्पेस तो जरूरी चाहिए, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस निकालने का तरीका, अच्छा कार्ड्स हो, ठीक है ना, तो उसका हम कॉम्बिनेशन के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। डाइस और क्वींस का तो हम डाइस और क्वींस के थ्रू ही निकालते हैं, लेकिन कार्ड्स का जो सैम्पल स्पेस है ना वो हम कॉम्बिनेशन के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू एनसीआर, कॉम्बिनेशन से सैम्पल स्पेस निकालने का तरीका ये है कि सैम्पल स्पेस इक्वल टू एनसीआर लिखेंगे हम। सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू एन का मतलब जिस चीज की बात की गई है उसकी टोटल क्वांटिटी क्या है, तो यहाँ पे कार्ड्स की बात की गई है तो उसकी क्वांटिटी क्या है, 52 कार्ड्स हैं, तो एन की जगह हमने 52 लिख दिया। कॉम्बिनेशन ऐसी का ऐसी आ गया। आर का मतलब कार्ड्स में से जो कार्ड्स की बात की गई है उसमें से कितने सिलेक्ट किए गए हैं, मतलब कितने ड्रॉन किए गए हैं, तो 1 कार्ड ड्रॉन किए गए, तो आर की जगह 1, मतलब 1 जो है वो सिलेक्शन की क्वांटिटी शो करेगा और एन जो है वो पूरे कार्ड्स की क्वांटिटी शो करेगा, ठीक है। तो 52 कार्ड में से सिर्फ 1 कार्ड शो मतलब 1 कार्ड ड्रॉन किया गया है, तो हम 52 कॉम्बिनेशन 1 निकालेंगे। तो सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 52। अच्छा कॉम्बिनेशन भी आपने यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालना है। अगर आपको कैलकुलेटर मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर से कॉम्बिनेशन निकालने नहीं आता तो ग्रुप में मैं बता दूंगी आप लोगों को किस तरीके से डायरेक्ट कैलकुलेटर से कॉम्बिनेशन निकलता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन निकालने का एक अदर फॉर्मूला है, ठीक है ना, लेकिन आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, आपने यहाँ पे डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर से कॉम्बिनेशन निकालना है, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस इक्वल टू 52, कॉम्बिनेशन के थ्रू जब मैंने वो सैम्पल स्पेस निकाला तो 52 आया। अब यहाँ पे सैम्पल स्पेस आ गया है, अब 1 बाय 1 में इवेंट्स लेती जाऊंगी और प्रोबेबिलिटी सॉल्व करती जाऊंगी। सबसे पहले मैंने इवेंट ए किंग लिया, मतलब जो कार्ड ड्रॉन किया गया है वो किंग है, तो पूरे 52 कार्ड्स में से जो किंग कार्ड्स होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है ना। तो मैं किंग की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से, अच्छा प्रोबेबिलिटी भी कॉम्बिनेशन के थ्रू ही निकलेगी,
तो जो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू NCR, कॉम्बिनेशन के लिए हम NCR यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू NCR, प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू, इस इवेंट में किंग कार्ड्स की बात की गई है। तो n मैंने कहा था कि जिसकी बात की जाएगी उसकी टोटल क्वांटिटी शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे किंग कार्ड्स की शो मतलब बात की गई है, तो टोटल 52 कार्ड्स में से जो किंग कार्ड्स होते हैं ना वो 4 होते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा n की जगह 4 लिख दिया। कॉम्बिनेशन ऐसी का ऐसे आ गया। वो जो 4 किंग कार्ड्स हैं उसमें से कितने ड्रॉन किए गए हैं, कितने सिलेक्ट किए गए हैं, तो सिर्फ 1 कार्ड ड्रॉन किया गया है, ठीक है। तो मैंने r की जगह 1 लिख दिया, मतलब 4 किंग कार्ड्स हैं जिसमें से 1 कार्ड जो है वो ड्रॉन किए गए। तो 4C1 मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन निकलेगा वो 4 निकलेगा। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू NA डिवाइड बाई NS, वही मजीद सॉल्व होगी प्रोबेबिलिटी। NA की जगह हम 4 लिख देंगे, NS की जगह जो सैम्पल स्पेस का आंसर होगा 52 लिख देंगे। 4 1 4 4 4 13 52, तो इसका 1 और 1 डिवाइड बाई 13 इसका आंसर हो गया, ठीक है। कॉम्बिनेशन निकालना अगर नहीं आ रहा हो तो आप ग्रुप पे पूछ लेगा मुझसे, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेगा, डायरेक्ट जो कैलकुलेटर से हमें वो कॉम्बिनेशन जो है ना वो निकालना होगा। फिर इवेंट भी हम लेते हैं अ डायमंड, ठीक है। मतलब जो 52 कार्ड में से वन कार्ड जो ड्रॉन हुआ है वो डायमंड का है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू NCR, ठीक है। इवेंट B क्या है हमारे पास, डायमंड, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NCR, इसका भी हम जो वो कॉम्बिनेशन के थ्रू निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू, यहाँ पे डायमंड कार्ड्स की बात की गई है, तो जो टोटल 52 कार्ड्स हैं उसमें से जो डायमंड कार्ड्स होते हैं ना वो 13 होते हैं। तो हमने n की जगह जो वो 13 रखा, कॉम्बिनेशन ऐसी का ऐसी आ गया। 13 कार्ड में से कितने ड्रॉन किए गए हैं, 1 कार्ड ड्रॉन किए गया है, तो हमने r की जगह 1 लिख दिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी v इज इक्वल टू 3C1, मतलब इसका जब हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 13 ही आएगा। प्रोबेबिलिटी b इज इक्वल टू NB डिवाइड बाय NS, NB की जगह जो प्रोबेबिलिटी B निकाली है हम वो लिख देंगे, NS की जगह जो सैम्पल स्पेस का आंसर होगा 52 हम वो लिख देंगे। 13 1 13 और 13 4 52, तो इसका 1 डिवाइड बाय 4 आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारी इवेंट बी भी कंप्लीट हो गया। अब इवेंट सी देख लेते हैं। इवेंट सी में उन्होंने कहा था नॉट अ फेस कार्ड, मतलब बस वो कार्ड जो है वो फेस कार्ड नहीं है, बस ये उन्होंने ये बात की है। तो टोटल 52 कार्ड्स में से हम वो फेस कार्ड्स हटा देंगे और बाकी के जो कार्ड्स होंगे ना उसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे, मतलब उसके थ्रू जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो पहले तो ये पता करना है कि भाई वो फेस कार्ड्स कितने होते हैं, ठीक है ना, फेस कार्ड्स कितने होते हैं। अब देखें टोटल 52 कार्ड्स जो होते हैं ना, जैसे कि टोटल जो कार्ड्स हैं, टोटल जो डेक कार्ड्स है ना वो 52 हैं। अब उस 52 में ना कैटेगरीज हैं, ठीक है ना, उस 52 की कैटेगरीज हैं कि भाई उसमें जो 13 हैं वो स्पेड्स कार्ड्स हैं, ठीक है ना। फिर 13 जो है ना वो शायद डायमंड है, ठीक है। जैसे कि अभी प्रीवियस जो हम इवेंट करके आए उसमें डायमंड का कहा था ना, तो 52 कार्ड में से 13 जो है वो डायमंड के होते हैं। फिर 13 जो है वो क्लब कार्ड्स होते हैं और 13 जो है वो हार्ट, ठीक है। मतलब 13 स्पेड्स के होते हैं, 13 डायमंड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 हार्ट, मतलब ये अलग अलग शेप हैं। वो जो टोटल 52 कार्ड्स हैं उसमें से अलग अलग शेप होती हैं। 13 की स्पेड शेप होती है, 13 की डायमंड टाइप की शेप होती है, 13 की क्लब शेप होती है, क्लब और 13 की हार्ट शेप होती है, ठीक है। अब ये और जो फेस कार्ड्स है ना, जैसे कि ये स्पेस कार्ड्स हैं, तो इसमें भी जो है ना वो मतलब फेस कार्ड्स हैं, 4 फेस कार्ड्स हैं, ठीक है। 3 फेस कार्ड्स हैं। देखें फेस कार्ड्स हम किसे कहते हैं, किंग को कहते हैं, क्वीन को कहते हैं और जैक को कहते हैं। तो जिस तरीके से जैसे कि स्पेस कार्ड्स हैं 13, तो इसमें भी एक क्वीन है, एक किंग है और एक जैक है। इस तरीके से इसमें भी एक क्वीन है, एक किंग है, एक जैक है। इसमें भी एक क्वीन है, किंग और जैक है, और इसमें भी एक किंग है, क्वीन है और जैक है। तो इस तरीके से टोटल 52 कार्ड में से कितने फेस कार्ड्स हो गए। तो जैसे कि इसमें जो है वो 3 फेस कार्ड्स हैं, इसमें भी 3 फेस कार्ड्स हैं, इसमें भी 3 फेस कार्ड्स हैं और इसमें भी 3 फेस कार्ड्स हैं। तो ये जो टोटल हो गए ये 3 3 6, 6 में 3 प्लस करेंगे 9 और 9 में प्लस करेंगे 3, तो ये 12 होगा। तो 12 कार्ड्स जो होते हैं, मतलब टोटल 52 कार्ड्स में से जो 12 है ना वो फेस कार्ड्स होते हैं।
बस उस 52 कार्ड्स में से हमने 12 कार्ड्स हटा देना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 52 कार्ड्स में से वो जो एक कार्ड हमने ड्रॉन किया है वो फेस कार्ड नहीं है। मतलब टोटल 52 कार्ड्स में से सिर्फ 12 जो है ना वो फेस कार्ड्स हैं। ठीक है, मतलब टोटल 52 कार्ड्स हैं, 12 जो है वो फेस कार्ड्स हैं। ठीक है, तो बचे 40। तो उस 40 कार्ड्स में से जो है वो एक ड्रॉन किया गया। ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स है हमारे पास, जिसमें से 12 जो है ना वो फेस कार्ड्स होते हैं और वो नहीं है, तो हमने 52 में से 12 कार्ड देना है और बचे 40 कार्ड्स। अब उस 40 कार्ड्स में से हमने जो है वो एक कार्ड ड्रॉन किया है, तो हम उस 40 कार्ड्स का जो है वो कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी C इज इक्वल टू NCR, वही कॉम्बिनेशन के थ्रू निकलेगी। प्रोबेबिलिटी C इज इक्वल टू N की जगह हम 40 लिख देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है वो फेस कार्ड नहीं है और फेस कार्ड के अलावा जो कार्ड्स बचे वो 40 बचे, तो टोटल कार्ड्स जो है वो 40 बचे हमने। ठीक है, 52 कार्ड में से 12 हमने माइनस कर दिया क्योंकि वो फेस कार्ड्स, तो बाकी के 40 कार्ड्स बचे, हमने N की जगह 40 लिख दिया। C 1 कार्ड ड्रॉन हुआ है, R की जगह हमने 1 लिख दिया। 4C1 का जब कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 40 ही आएगा। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी C इज इक्वल टू NC डिवाइड बाय NS। NC जो प्रोबेबिलिटी C निकाली वो लिख देंगे और NS जिस सैम्पल स्पेस का टोटल आंसर होगा हम वो लिख देंगे। तो ठीक है, तो ये 40 डिवाइड बाय 52 हो गया। ठीक है, तो ये 4 के टेबल से कट रहा है कि 4 10s are 40 और 4 13s are 52, तो 10 डिवाइड बाय 30 इसका आंसर हो गया। अब इवन डी देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी जो C थी वो कंप्लीट हो गई नॉट अ फेस कार्ड की। ठीक है, अब हम इवेंट डी देख लेते हैं। इवेंट डी में कहा है ब्लैक कार्ड। अब यहाँ पे भी हमें पता लगाना होगा कि भाई 52 कार्ड में से कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो जैसे कि 52 कार्ड्स हैं तो वो एक ही कलर के नहीं है उसमें। ठीक है, ये जो टोटल 52 कार्ड्स है ना वो एक ही कलर के नहीं है, उसमें से जो 26 है ना वो ब्लैक है और 26 जो है ना वो रेड है। अब वो कहा है उन्होंने, ठीक है, 26 ब्लैक है और 26 जो है वो रेड है, और उन्होंने कहा है जो हमने एक कार्ड ड्रॉन किया है वो ब्लैक का है। तो फिर हम इस 26 ब्लैक कार्ड्स की जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि तो 52 कार्ड्स में से जो टोटल ब्लैक कार्ड्स है ना वो 26 है, तो उस 26 में से 1 ड्रॉन किया उन्होंने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी D इज इक्वल टू NCR, वही कॉम्बिनेशन से निकले। प्रोबेबिलिटी D इज इक्वल टू N की जगह हम ब्लैक कार्ड्स की टोटल क्वांटिटी लिख देंगे, तो वो थी 26। ठीक है, C ऐसी कैसी आ गया R, मतलब 26 ब्लैक कार्ड्स में से हमने 1 कार्ड ड्रॉन किया, 1 लिख दिया। 26 C 1 इसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 26 ही आएगा। बस प्रोबेबिलिटी D इज इक्वल टू ND डिवाइड बाय NS। ND का मतलब जो प्रोबेबिलिटी D निकाली उसका आंसर 26 आया, और NS का जो सैम्पल स्पेस का हम टोटल आंसर निकाल के आए 52, वो हम NS की जगह लिख देंगे। और ये 13 के टेबल से कट रहा है। ठीक है, देखें हम सबसे छोटे नंबर से ना कटिंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि 2 1s are 2 और 2 3s are 6, फिर 2 2s are 4 और 5 था यहाँ पे, लेकिन 2 2s are 4 का हमने, ठीक है, 1 इसको दे दिया, 6 हो गया, 2 6 are 12 हो गया। अब ये 13 डिवाइड बाय 26 हो गया। अब 13 1s are 13 और 13 2s are 26, तो इसका आंसर हुआ 1 डिवाइड बाय 12। ये मैंने समझाने के लिए कटिंग करी है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट जो है ना इसको जो है ना 26 के टेबल से भी आप काट सकते हैं। ठीक है ना, कि 26 1s are 26 और 26 2s are 52, लेकिन मैंने 2 से इसकी मतलब बिल्कुल सिंपल जो है ना वो कटिंग बताइए कि आप जो है, जैसे 2 होता है तो हम लाजमी उसको 2 से ही कटिंग करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले 2 से काटा और फिर जो है ना वो 13 से मैंने कट किया कि 13 1s are 13 और 13 2s are 26, तो इसका आंसर है 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन बी मतलब क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है और सेक्शन बी भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है।